वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पारिस्थितिकीय अपकर्ष के बारे में और जानेंगे कि पारिस्थितिकीय अपकर्ष क्या होता है, साथ ही साथ इसका इकोलॉजी से क्या संबंध है। और हम बात करेंगे पारिस्थितिकीय अपकर्ष के कौन कौन से समूह होते हैं, जैसे कि अजैविक तथा भौतिक तत्व के समूह, उत्पादक तत्व के, उपभोक्ता तत्व के या फिर वियोजक तत्व के। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, आज ही की वीडियो में। इसके बाद हम बात करेंगे जो है उपभोक्तावाद के बारे में। ठीक, इसके अगले वीडियो के बाद में हम बात करेंगे, मतलब अगली वीडियो जब आएगी हमारी तो किस पे होगी, उपभोक्तावाद पे होगी। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसके पहले के लेक्चर में हमने विस्थापन के कारण, विकास की अवधारणा, ठीक, बुजुर्गों की समस्या, अंतरपीढ़ी संघर्ष, विवाह विच्छेद के कारण या विवाह विच्छेद क्या होता है, घरेलू हिंसा से संबंधित वीडियो, दहेज की अवधारणा से रिलेटेड वीडियो, ठीक, दलितों में सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार से, इससे रिलेटेड वीडियो, क्षेत्रवाद क्या होता है, ठीक, इसके विभिन्न कारकों को स्पष्ट करना हुआ, इससे संबंधित वीडियो, अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है, इस पर वीडियो, भारत में अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं, इस पर वीडियो, अल्पसंख्यक से क्या आशा है, इस पर वीडियो, लैंगिक समानता क्या होती है, इस पर वीडियो, ठीक। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो है निर्धनता की अवधारणा, इस पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो इसकी प्लेलिस्ट जो है हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको पास प्लेलिस्ट नहीं अवेलेबल, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9161936062 पे आप SMS करेंगे व्हाट्सएप पे, और मैं क्या करूँगा, आपके पास प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। ओके, प्लेलिस्ट की लिंक सेंड कर दूंगा। चाहे आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं शुक्ला डी पॉइंट से, आप 9161936062, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। ओके, 9161936062 पे। तो मैं इसकी सारी की सारी जो पूरी की पूरी सीरीज है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है ना हमको, ठीक। बस आप लोग साथ रहेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसका सेकंड पार्ट वाला लाएंगे, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक। और साथ ही साथ इस बार अगर आप पढ़े हैं अच्छे तरीके से, तो अब जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर का तब तक हमारे पास पूरा कोर्स अवेलेबल होगा। जैसे ही आप BA सेकंड ईयर का पर्चा मतलब पेपर देते हैं, तुरंत आप वहीं से हमारी वीडियोस देखना प्रारंभ कर देंगे। थर्ड ईयर वालों के, मतलब थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी आपको लेना है, ठीक। तो थर्ड ईयर की वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे, हालांकि आप सेकंड ईयर में पहले अच्छे खासे नंबर ला सकें, ठीक है। अगर इन सभी वीडियोस को आपने जो है देख लिया सीरियल वाइज, कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियल वाइज ही वीडियो हमारी देखें। अगर आप कहीं पारिस्थितिकी अपकर से पूरा का पूरा अपना अध्याय है, तो इस अध्याय से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं या फिर कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाएगा, तो इस वीडियो में जो मैं बातें बता रहा हूँ, इन बातों को आप सुनेंगे, देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ना स्क्रीनशॉट लेने का मन हो, बिल्कुल अभी मत लीजिए। जब परीक्षा नज़दीक नज़दीक आएगी तो मैं इसकी PDF वगैरह बना दूंगा और सबके पास जो है यूट्यूब के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबके पास शेयर करता रहूँगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आज हम बात करेंगे किसके बारे में, पारिस्थितिकीय अपकर्ष के बारे में, और जानेंगे कि पारिस्थितिकीय अपकर्ष क्या होता है, ठीक। फिर से एक बार बता दें दोस्तों, ये समाजशास्त्र का एक टॉपिक है, पारिस्थितिकीय अपकर्ष समाजशास्त्र का BA सेकंड ईयर का ये प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक। तो प्रथम प्रश्न पत्र BA सेकंड ईयर के बारे में ये है वीडियो, ठीक। और प्रथम प्रश्न पत्र का क्या नाम है, भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं, ठीक। आइए बात करते हैं पारिस्थितिकीय अपकर्ष के बारे में। मित्रों, यहाँ पे देखेंगे, प्राणी जीवन और पर्यावरण के संबंध को स्पष्ट करने के लिए जिस शब्द यानी पारिस्थितिकी का प्रयोग करते हैं हम, प्राणी जीवन और पर्यावरण के संबंध यानी मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का प्रयोग करते हैं, वह अंग्रेजी भाषा की इकोलॉजी का मतलब अनुवाद है, इकोलॉजी का अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, कौन, पारिस्थितिकी, ठीक। इकोलॉजी जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था 1859 ईस्वी में किया था, ठीक, 1869 ईस्वी में। और किसने किया था, तो अर्नेस्ट हीकल महोदय ने किया था। अर्नेस्ट हीकल ये कौन से वैज्ञानिक है, तो ये जीव वैज्ञानिक है, कौन, अर्नेस्ट बेकल। तो अर्नेस्ट बेकल जो कि एक जीव वैज्ञानिक है, इन्होंने सन 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हीकल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इकोलॉजी का हिंदी में क्या मतलब होता है, पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी का क्या मतलब होता है, प्राणी जीवन और पर्यावरण के बीच में संबंध, यानी मानव जीवन या फिर, और मानव जीवन आप नहीं बोल सकते, आप जो है पूरे के पूरे जीव जंतुओं के बारे में भी इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो जो जीव जंतु हैं यानी प्राणी जीवन, जितने भी प्राणी हैं और जो पर्यावरण है, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताता है विज्ञान, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक।
उन्होंने इस शब्द का प्रयोग जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी विशेषताओं और उन दशाओं की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए किया जो विभिन्न जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती हैं। स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी का तात्पर्य उन दशाओं से है जिससे पर्यावरण और विभिन्न जीवों के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं की जानकारी मिलती है। हीकेल महोदय ने पारिस्थितिकी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए और भी लिखा कि यह जीवों के निवास और अस्तित्व का विज्ञान होता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ से पारिस्थितिकी की व्याख्या अधिक व्यापक संदर्भ में की जाने लगी। 20वीं शताब्दी मतलब होता है दोस्तों 1901 से लेकर के 2000 तक। ठीक, ये है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी मतलब ये नहीं कि 2000 से लेकर के जो है 2100 तक, ठीक, ये नहीं है। 1901 से लेकर के 2000 तक के समय काल को 20वीं शताब्दी बोला जाता है। ठीक है मित्रों, तो वही बता रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ से पारिस्थितिकी की व्याख्या अधिक व्यापक संदर्भ में की जाने लगी। इस समय से पारिस्थितिकी को एक ऐसा विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा मित्रों, जो संपूर्ण जैवमंडल की अस्तित्व संबंधी दशाओं का अध्ययन करता है। इससे यह स्पष्ट होता है, और भी आगे स्पष्ट करते हुए ब्रिटिश जीवशास्त्री एक है मैकफेडन महोदय कहते हैं, इन्होंने लिखा कि पारिस्थितिकी की अध्ययन वस्तु पौधों, जीव जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को संचालित और नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। जबकि ओडम महोदय ने पारिस्थितिकी को सरल शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा, ओडम महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा मित्रों कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की संपूर्णता या प्रतिमान को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इनके अलावा एक फिलिप हैंडलर महोदय हैं, इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी विभिन्न जीवधारियों और उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का क्या है, विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? तो पारिस्थितिकी और विभिन्न जीवधारियों और उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान क्या है? तो वो है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। उपर्युक्त परिभाषाओं से जो विभिन्न समाजशास्त्रियों विभिन्न जो है विद्वानों ने दिया, विभिन्न जो है जीव शास्त्रियों ने दिया, ठीक, उनके परिभाषाओं को देखते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है मित्रों कि पारिस्थितिकी जो है वह शाखा होती है जो विभिन्न वनस्पतियों और जीव जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों को स्पष्ट करती है। वर्तमान में पारिस्थितिकी का क्षेत्र केवल वनस्पति विज्ञान तथा जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है मित्रों। आज पारिस्थितिकी का संबंध मानव जीवन से बढ़ता जा रहा है। अब यह महसूस किया जाने लगा है कि अपने चारों ओर की भौतिक दशाओं से केवल वनस्पतियां और जीव जंतु ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि मनुष्य के चारों ओर की भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की दशाएं भी उसके जीवन को एक विशेष रूप में ढालती हैं। इसी धारणा के आधार पर पार्क और बर्गेस, ये दो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, पार्क और बर्गेस, सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा दी। किसकी अवधारणा दी इन्होंने? सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा दी, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी कब मतलब प्रतिपादित हुआ? 1925 ईस्वी में प्रतिपादित हुआ। और किसने प्रतिपादित किया? तो पार्क और बर्गेस महोदय ने प्रतिपादित किया। पार्क का पूरा नाम है आरबी पार्क और जो है बर्गेस का नाम है EW बर्गेस, पूरा नाम, ठीक। 1925 ईस्वी में इन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा दी और क्या अवधारणा को क्या करा? विकसित करा। ओडम तथा मैकेंजी, ये दो वैज्ञानिक है, ओडम तथा मैकेंजी। मैकेंजी का पूरा नाम है RD मैकेंजी। तो ओडम तथा मैकेंजी ने मानव और पारिस्थितिकी के संबंध को स्पष्ट करने के लिए एक क्षेत्रीय संप्रदाय को विकसित किया। इस संबंध में आगबर्न तथा निमकाफ, ये समाजशास्त्री हैं बड़े ही महत्वपूर्ण, आगबर्न तथा निमकाफ, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने लिखा कि मानव पारिस्थितिकी सामान्य पारिस्थितिकी की एक शाखा होती है। जो मानव पारिस्थितिकी होती है वो सामान्य पारिस्थितिकी विज्ञान जो होता है उसकी क्या है? एक शाखा मात्र होती है, जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया जाता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहते हैं ऑगबर्न एंड निमकाफ। इससे मित्रों यह स्पष्ट होता है कि अब समाजशास्त्र जो है मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र में भी पारिस्थितिकी तथा इससे संबंधित समस्याओं के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाने लगा है।
तो अब समाजशास्त्र जैसे विषय में, मानव शास्त्र जैसे विषय में और अर्थशास्त्र जैसे विषय में पारिस्थितिकी का एक अध्ययन करना कंपलसरी माना जाने लगा है, क्योंकि ये जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है ये हर एक क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसलिए हर एक विज्ञान में इसका अध्ययन इम्पोर्टेंट है। इसलिए बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में ये पाठ आप पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक, अब देखते हैं आगे। सभ्यता का विकास होने के साथ साथ जैसे मनुष्य ने नई प्रौद्योगिकी की सहायता से प्राकृतिक पर्यावरण पर कुछ नियंत्रण स्थापित करना आरंभ कर दिया है, पारिस्थितिकीय संतुलन में एक अपकर्ष पैदा होने लगा। अपकर्ष मतलब होता है घटोत्तरी होना, किसी चीज में क्या होना, घटोत्तरी होना। उसका क्या होना मित्रों, ह्रास होना, गिरावट आना किसी चीज में, संतुलन में कमी आना अथवा अव्यवस्था फैलना। ठीक, अपकर्ष का मतलब यही होता है। तो प्रौद्योगिकी बहुत सारी बढ़ रही है, नगरों का विकास हो रहा है, बहुत सारे कूड़ा कबाड़ इधर उधर फैलाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बीच का जो संतुलन है ये बिगड़ता चला जा रहा है। और इसी को हम पर्यावरण क्या कहते हैं, हमने क्या टॉपिक बताया आपको, पारिस्थितिकीय अपकर्ष। इसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय अपकर्ष। अपकर्ष मीन्स होता है घटना, और कैसा घटना, किसका घटना, तो पर्यावरण मतलब पारिस्थितिकी का घटना। ठीक, एक अपकर्ष पैदा हो गया है मनुष्य की अव्यवस्थित गतिविधियों के कारण। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने से पारिस्थितिकी में एक ऐसा संतुलन यानी असंतुलन पैदा होने लगा है जिसने पूरे जीव मंडल के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। आज आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ समय पहले का प्राकृतिक मानव अब आर्थिक जो है मानव बनता जा रहा है। पहले प्राकृतिक मानव हुआ करते थे, अब आर्थिक मानव बनते चले जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की तकनीकी आ रही है, प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, उद्योगों का विकास हो रहा है, नगरीकरण का विकास हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, जिससे पारिस्थितिकी अपकर्ष हमारे सामने देखने को मिलता है। पारिस्थितिकीय अपकर्ष के कुछ समूह होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। शाब्दिक रूप से अगर अपकर्ष का अर्थ देखें मित्रों, तो गिरावट, पतन, ह्रास, संतुलन में कमी अथवा अव्यवस्था होती है। वास्तव में पारिस्थितिकीय तंत्र का मुख्य कारण पर्यावरण में इस तरह का संतुलन बनाए रखना होता है जिससे बिना किसी बाधा के विभिन्न जीवधारी अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रख सके। ऐसा करना चाहिए मनुष्य को कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई आर्थिक विकास कर रहे हैं आप, तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करिए, ताकि मान लिया एक पेड़ अगर आपको काटना है तो दूसरा पेड़ कहीं पे आपके पहले जाकर के लगा दीजिए, उसके बाद में आप दूसरा पेड़ काटें। या फिर अगर कोई भी प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं आप, तो पहले ध्यान रखें कि पर्यावरण तो इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। ठीक, पर्यावरण प्रभावित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो वो गर्म होती है, जिससे क्या होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेगा मित्रों तो क्या होगा, ग्लेशियर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, ग्लेशियर जिनको हिंदी में हिमानी बोला जाता है। जब ये पिघलना प्रारंभ कर देंगे, जब पिघलेंगे मित्रों तो क्या होगा, ये पानी बनेंगे, और पानी बनेंगे तो क्या होगा, नदियों के माध्यम से बहना प्रारंभ कर देंगे, जिससे बाढ़ की समस्या भी बढ़ेगी। साथ ही साथ समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा। नदियां समुद्र में ही जाकर के मिलती हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे क्या होगी, बहुत सारे जो है मालदीप वगैरह जैसे द्वीप है छोटे छोटे, ठीक है, ये सब डूबना प्रारंभ कर देंगे। ठीक, तो ये सारे के सारे द्वीप कैसा होंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो इस कारण से पर्यावरण को बचाए रखना मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो बिना बाधा के जो है सारी चीजें करें तो कोई दिक्कत नहीं। पारिस्थितिकी का काम जीवधारियों की आंतरिक और बाहरी क्रियाओं के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। इसका तात्पर्य है कि पारिस्थितिकी अपकर्ष को समझने से पहले पारिस्थितिकीय तंत्र का संचालन, जिसके अवयवों तथा उसके संतुलन की प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र का संचालन जिन अवयवों के द्वारा होता है, यानी जिन जो है अवयव के द्वारा होता है, उनको हम देख लेते हैं। पहलू अवयव मतलब होता है पहलू किन किन के कारण होता है। ठीक, निम्न 4 समूहों में इनको विभाजित करा जाता है। पहला है अजैविक तथा भौतिक तत्व। ठीक, तो अजैविक तथा भौतिक तत्व, ठीक, अबायोटिक और फिजिकल एलिमेंट। तो अबायोटिक एंड फिजिकल एलिमेंट ये पहला तत्व है। दूसरा हम देखते हैं मित्रों, दूसरा है उत्पादक तत्व यानी प्रोड्यूसर। ठीक, उसके बाद में है उपभोक्ता तत्व यानी कंज्यूमर्स, एवं वियोजक तत्व यानी डाई कंपोजर्स। ठीक, तो ये 4 प्रकार के आपके जो है क्या होते हैं, तत्व होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अजैविक और भौतिक घटक कैसे होते हैं, यानी भौतिक तत्व कैसे होते हैं। अवयव कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं आप। ठीक है, सबका मतलब लगभग एक ही होता है। तो अजैविक तथा भौतिक घटक हम देख लेते हैं, तत्व देख लेते हैं।
ये वे प्राकृतिक तत्व होते हैं मित्रों जिनमें कोई जीवन नहीं होता है, लेकिन पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण क्या होती है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिट्टी, प्रकाश, तापक्रम, नमी और विभिन्न खनिज पदार्थ इस तरह के तत्व होते हैं जो अजैविक और भौतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यह तत्व एक प्राकृतिक आवास यानी नेचुरल हैबिटेट का निर्माण करते हैं। इसी कारण अजैविक तत्वों को पारिस्थितिकीय तंत्र की कार्यप्रणाली का एक उपयोगी अंग माना जाता है। दूसरा क्या है, उत्पादक तत्व। पारिस्थितिकी के निर्माण और इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए मित्रों, बनाए रखने वाले दूसरे तत्वों को उत्पादक तत्व के नाम से जाना था। पहला तत्व कौन सा था, अजैविक तथा भौतिक तत्व। दूसरा तत्व कौन है, उत्पादक तत्व यानी कंज्यूमर यानी सॉरी प्रोड्यूसर। ठीक, ये वे तत्व होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अपनी हरी पत्तियों की मदद से संचित करके स्वपोषित वनस्पतियों के रूप में विकसित होते हैं। यानी कि इसमें वे तत्व आते हैं जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें वे सारे तत्व आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके कारण होती, किससे होती है, तो हरित लवक से होती है। और हरित लवक कहाँ पे, पत्तियों के माध्यम से पत्तियों में पाया जाता है हरित लवक। ठीक, इन उत्पादक तत्वों से ही ऐसी दशाएं उत्पन्न होती हैं जो जीवधारियों को विकसित होने और उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहयोग देती हैं। ध्यान होगा आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब आप पढ़े होंगे तो उसमें एक गैस निकलती ऑक्सीजन गैस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे और क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, विभिन्न जीवधारियों को रहने का सुटेबल स्थान प्राप्त होता है। तो इसलिए उत्पादक जो तत्व होते हैं वो पेड़ पौधे इत्यादि इसमें आते हैं। ठीक, पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, वो उत्पादक तत्व के रूप में आते हैं। और इससे पहले हमने बताया मिट्टी, प्रकाश, तापक्रम, नमी, ये सारे के सारे खनिज पदार्थ जो हैं ये अजैविक तथा भौतिक तत्व होते हैं। और हम देखते हैं उपभोक्ता तत्व। उपभोक्ता तत्व कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। यानी कि कंज्यूमर्स, यह पारिस्थितिकी का वह हिस्सा होता है मित्रों जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं तथा मनुष्यों को सम्मिलित किया जाता है। अब कंज्यूमर्स में हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे, हम लोग तीसरे तत्व हैं, पारिस्थितिकी के तीसरे घटक हैं हम लोग, तीसरा तत्व हैं। ठीक, उपभोक्ता हैं हम लोग। जीव जंतु बहुत सारे हैं उपभोक्ता, और उपभोक्ता में बहुत प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, 3-4 प्रकार के, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मान लिया घास है, तो घास क्या है, घास है उत्पाद। घास क्या है, उत्पाद है। अब घास क्या करती है, घास को क्या, बकरी, मान लिया कि बकरी खाती है, खा लिया। ठीक, और शेर को भी कोई दूसरा प्राणी मान लिया हो सकता है खा लिया। फिर मान लिया कोई चीज़ है, मनुष्य जैसे होते हैं, मान लिया मछली को खाते हैं, मछली कोई चीज़ दूसरा चीज़ खाती है, तो जिसको मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक, मान लिया घास जो है, घास को बकरी खाएगी तो घास की जो 100% एनर्जी होगी, उससे उसमें में से उस एनर्जी में से जो 90% सॉरी 80 या 90% एनर्जी होगी, वो क्या होगी, वो जो है मल मूत्र के रास्ते से निकल जाती है। बाकी 10% या 20% एनर्जी रह जाती है। इसी प्रकार से वो 20% एनर्जी को जब मतलब वो खाते हैं, कोई मतलब मान लिया अब बकरी है, बकरी को शेर ने खा लिया या फिर मनुष्य ने खा लिया, तो मनुष्य को कितनी एनर्जी मिलेगी, मनुष्य को जो 20% एनर्जी है उसमें में से 10% एनर्जी मिलेगी, फिर 10 में से, फिर 10 में से, इसी प्रकार से यानी 10% मिलेगी। 90% एनर्जी मलमूत्र के रास्ते निकल जाती है। 10% एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे को मिलती चली जाती है। हालांकि ये पारिस्थितिकी का टॉपिक है, जब थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे तो पर्यावरण का एक पूरा का पूरा पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भूगोल में, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर आप सही से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा इसको आपको डिफाइन नहीं करना, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो मनुष्य को सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग में आने वाले प्राणी भोजन के योग्य तत्वों का उपयोग करने के साथ ही अनेक ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे दूसरे जीवों के लिए आहार की सुविधा प्राप्त होती है। इसी कारण उपभोक्ता तत्वों को द्वितीयक स्तर का उत्पादक कहा जाता है। तो द्वितीयक स्तर का उत्पादक किसको कहा जाता है, मनुष्यों को कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी जो है बहुत सारे भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि जो उत्पादक वर्ग के लोग करते हैं। ठीक, चौथा देखते हैं वियोजक तत्व। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो मिट्टी, विभिन्न पौधों की जड़ों और प्राणियों द्वारा छोड़े गए जैविक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन जुटाते हैं, उन्हें वियोजक तत्व कहा जाता है। मिट्टी में व्याप्त जैसे बैक्टीरिया होती है, इन तत्वों का सबसे अच्छा उदाहरण हम इनको ले सकते हैं। पारिस्थितिकी के संतुलन में वियोजक तत्वों का भी अपना एक योगदान होता है, इस कारण इन्हें भी द्वितीयक स्तर के उत्पादक तत्व माना जाता है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र
तब तक संतुलित रहता है मित्रों जब तक इसके विभिन्न अवयव प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपनी अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। उत्पादक तत्व प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार अपने लिए स्वयं भोजन का प्रबंध करते हैं, जबकि उपभोक्ता जो होते हैं वो उपभोक्ता जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने भोजन के लिए उत्पादक जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसके विपरीत वियोजक जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्राकृतिक व्यवस्था के संतुलन से ही पारिस्थितिकी का संतुलन बना रहता है। अगर ऐसी क्रिया चलती है तो पारिस्थितिकी संतुलन क्या होगा, बना रहेगा। 20वीं शताब्दी में जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से बढ़ा मित्रों, तो क्या हुआ, जब तेजी से विकास बढ़ा तो प्राकृतिक दशाओं पर मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने लगा और इसके कारण से क्या हुआ, पारिस्थितिकीय व्यवस्था से संबंधित विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बिगड़ने लगा। इसी प्राकृतिक असंतुलन को हम पारिस्थितिकीय अपकर्ष की दशा कहते हैं या पारिस्थितिकीय अपकर्ष कहते हैं। विभिन्न प्राकृतिक तत्वों का एक सीमा से अधिक उपयोग करने के कारण उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक तत्वों का संतुलन आपस में बिगड़ जाता है। इससे केवल मानव जीवन ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवमंडल के लिए तरह तरह के खतरे पैदा होने प्रारंभ हो जाते हैं। वास्तव में पारिस्थितिकी के रूप में पारिस्थितिकी के रूप में प्रकृति द्वारा एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया गया जिससे सभी जीवधारियों का जीवन सुरक्षित रह सके। इसके विपरीत मनुष्य ने विकास के नाम पर जब प्रकृति के विभिन्न घटकों जैसे भूमि, जंगल, जल शक्ति तथा खनिज पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में दोहन करा या फिर प्रयोग कर दिया, जिससे क्या हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इस तरह पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता और गुणवत्ता में जो ह्रास हो पारिस्थितिकीय अपकर्ष के नाम से जानते हैं मित्रों। ठीक, तो आपने इतनी सारी बातें आज की वीडियो में समझ ली और जाना कि पारिस्थितिकीय अपकर्ष क्या होता है। ठीक, तो अब पूर्ण रूप से पारिस्थितिकीय अपकर्ष को लेकर के अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है या पारिस्थितिकी के से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है बीए की परीक्षा सेकंड पेपर में और सेकंड ईयर में, तो आप उसको अच्छे तरीके से करके आएंगे, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ठीक, इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्तावाद के बारे में। ठीक है, उपभोक्तावाद क्या होता है, इसके लिए कब कानून बना, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उपभोक्तावाद के कारण पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे उपभोग की आदतों में परिवर्तन हुआ, टीवी कार्यक्रमों का प्रभाव, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, उत्पादकों के स्वार्थ बढ़े, आकर्षक विज्ञापन, ऋण की सुविधाएं, नगरीकरण, नगरीय संस्कृति का आकर्षण, नगरीकरण का बढ़ जाना, ठीक, इत्यादि कारण है जो कि उपभोक्तावाद के कारण है, बढ़ते बाजारवाद के। ठीक, तो दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि पारिस्थितिकीय अपकर्ष क्या है। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार से आगे वाले वीडियो में उपभोक्तावाद के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी लोग पूरा का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकें बीए का।